जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नीशियन पर। यानी टेक्नीशियन का जो परीक्षा है कितने चरणों में होगी, उनमें कौन कौन से पेपर होंगे, आपकी जो पोस्टिंग है वो कैसे होगी और उस एग्ज़ाम में क्या क्या प्रोसेस है, पूरी बातें मैं अपने इस सिर्फ एक ही वीडियो में करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि जैसे आप अपने फॉर्म भरते हैं तो उसके फॉर्म के बाद आपको ई कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक डाउनलोड करके फिर आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ता है। और आपके जो एग्ज़ाम डेट है रेलवे के कैलेंडर के अनुसार सिर्फ अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने आपके एग्ज़ाम को पहले से डिसाइड कर दिया है। तो आपका जो कितने चरणों में होगा और कौन कौन से पेपर कितने होने वाले हैं, क्या क्या है, कैसे पोस्टिंग होने वाली है आपकी टेक्नीशियन की, उस पर बात करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपका जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यानी कि आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो बता देता हूँ। तो आपका एडमिट कार्ड यानी ई कॉल लेटर जो कंप्यूटर से आप डाउनलोड करेंगे वो होने चाहिए। उसके साथ में आपका एक आई कार्ड यानी आधार कार्ड आप ले लेना, उस एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाना। और आपका जो एग्ज़ाम है टेक्नीशियन की परीक्षा 3 चरणों में होगी। मैंने मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, मैंने 5 लिख दिए हैं ताकि आपकी जो है समझने के लिए मैंने आगे भी बता दिए हैं। यानी कि सीबीटी होगा, एक ही सीबीटी होगा, सीबीटी एक ही होगा। जैसे एएलपी के एग्ज़ाम में आपको 2 सीबीटी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम है उसके सीबीटी में सिर्फ एक ही पेपर होगा। और वो अलग अलग यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अलग और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये सीबीटी कई पालियों में आयोजित किया जाएगा जिसका नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि आपका जो सीबीटी है सिर्फ एक में ही नहीं होगा, कई पाली में आयोजित होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा है तो वो एग्ज़ाम कई पाली में किया जाएगा और इसके क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन पर डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पर नॉर्मलाइजेशन के एक वीडियो पड़ा है, उसको देख सकते हैं। नहीं तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उस नॉर्मलाइजेशन को देख सकते हैं। तो आपका जो सीबीटी हो जाएगा उसका नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। यानी अगर आपने सीबीटी 1 में अच्छा खासा स्कोर कर लिया है तो स्कोर का मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अपने 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100, चाहे आप टेक्नीशियन 1 की देने जा रहे हो या टेक्नीशियन 3 की एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और उसमें आपको एटलीस्ट अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जा रहे हो तो 75 प्लस मान के चलना आपका जो टारगेट है। और जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लूँ तो आप जो है अगर आईटीआई बेस पर अप्लाई किए हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो स्कोर है चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आप 55 प्लस मान के चलना आईटीआई वाला। इसी तरीके से मैं मैथ ग्रुप का यानी पीसीएम ग्रुप के टेक्नीशियन की बात करूं जो एसएनटी डिपार्टमेंट में है तो आप अपना 65 प्लस मान के चलना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। तो ये इतना आप अपने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट से अपने टारगेट लेके चलना, फिर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो एक ही सीबीटी होगा, उस सीबीटी पर ही आपका जो है मेरिट बन जाएगी और उस मेरिट के आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को लिया जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपको तब बुलाया जाएगा जब आप सीबीटी के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल क्लियर कर लेते हो।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपके जो कौन कौन से पेपर हैं वो लेके जाना होगा रेलवे के डिवीज़न में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। और जोन आपने जो जोन है वहाँ पे नहीं, सिर्फ आपको अलग अलग डिवीज़न मिलता है। जैसे आपने मुंबई जोन भरा है तो मुंबई जोन में ऐसे 5 डिवीज़न आते हैं, मुंबई, नागपुर, भुसावल, पुणे, सोलापुर। ठीक है, तो आपको किसी भी डिवीज़न में अलॉट कर दिया जाएगा और उस डिवीज़न में जा कर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के उसको वेरीफाई करना पड़ता है। रेलवे के ही अधिकारी आपके जो है पेपर को चेक करेंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है या गलत है। अगर आपका फॉर्म ओके है, सही है, तो आपका डीवी ओके हो जाएगा। इस डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को चेक करने के बाद रेलवे आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम से गुजारेगी जो कि टेक्नीशियन के लेवल का है, कि ये जानने के लिए कि आपको जब टेक्नीशियन बनाया जा रहा है तो आप उसके लिए पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये A3 है और B1 और B2 B1 और B2 ये 3 ही है। आपको इसके में से जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो तो उसके जो है मेडिकल स्टैंडर्ड को आपको पास करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा A3 मेडिकल एग्जामिनेशन, A3 और B1 B2। ठीक, जब आप मेडिकल एग्जाम पास कर लेते हो तो उस जो है मेडिकल एग्ज़ाम के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग है आपका रिटन भी होगा, यानी कि आपको क्लासरूम में भी रेलवे के जितने भी इक्विपमेंट है, जिस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है उस पोस्ट के लिए आपको बोर्ड पर बाकायदा क्लास रूम रहेगा। वहाँ पे आपको डिटेल में रेलवे के पार्ट्स की जानकारी दी जाएगी और उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा लोकोमोटिव शेड में, या फिर आप जहाँ भी, जैसे आप टेक्नीशियन हैं तो आप टेक्नीशियन में सिग्नल्स के टेक्नीशियन हैं तो सिग्नल का क्या रोल है, सिग्नल कैसे काम करता है, उसकी जानकारी उसको आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल क्लास के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग। जैसे ट्रेनिंग हो जाएगी आपके पोस्ट के अनुसार उसी डिवीज़न में आपकी जो पोस्टिंग दे दी जाएगी। और स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लूँ तो स्टार्टिंग सैलरी आपको अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे है तो आपकी जो सैलरी है 50,000 के प्लस बनने लगेगी स्टार्टिंग। जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और इसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लूँ तो आपकी जो सैलरी है 35,000 से लेके 40,000 तक पर मंथ बनने लगेगी। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, जैसे जैसे दिन गुजारेंगे आपका रेलवे में, हर साल इंक्रीमेंट बनता जाता रहता है। तो इस तरीके से आपका जो है एक पेपर है टेक्नीशियन का, इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है। बने रहिए मेरे साथ में। इस वीडियो में मैं टेक्नीशियन के क्वेश्चंस भी बात करूंगा कि कितने पेपर होने वाले हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टेक्नीशियन का जो पेपर है सिर्फ एक ही होगा, CBT 1 होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप इस CBT को पास कर जाते हैं तो चांसेस पूरा है कि आपको रेलवे में एक टेक्नीशियन की पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, तो हम इस CBT में जानते हैं कि कौन कौन से पेपर आने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। तो मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात पहले कर लेता हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपको एक ही CBT होगा और जिसमें कई पालियों में ये एग्ज़ाम किया जाएगा और उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो आपके सवाल आने वाले हैं वो जनरल अवेयरनेस है के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, 10 मार्क हो जाएगा इसका, यानी कि
10 क्वेश्चंस 10 मार्क, प्रत्येक मार्क आपका प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क का होगा। तो आपको 10 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, तो आपका 10 मार्क आपका यहाँ पे होने वाला है। दूसरा है हमारा, इसको बोलते हैं रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो है 15 मार्क हो जाएगा। ठीक है, जो रीजनिंग है इसे 15 क्वेश्चंस और इस पे 15 मार्क आपके मिल जाते हैं। तीसरा हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स ये 20 क्वेश्चंस है और ये हो जाता है 20 मार्क, जो कि बड़ा नंबर है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चंस इसमें है। इसके साथ में टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कंप्यूटर रख दिया है, क्योंकि इनकी जो क्वालिफिकेशन है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका कंप्यूटर साइंस है, जो कि बेस ही है कंप्यूटर का। ठीक है, तो आपका जो चौथा है ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस है, ये है 20 क्वेश्चंस है। ये 20 मार्क का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 मार्क है। ठीक, अब हम आते हैं अगला, यानी लास्ट है, 5वां है बेसिक साइंस है। एंड इंजीनियरिंग। ये 35 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि बड़ा नंबर है, और ये 35 मार्क का होगा। ठीक है, तो अगर हम इन क्वेश्चंस को मिला लेते हैं तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस, यानी 100 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 100 मार्क। ठीक, तो ये 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क के हो जाते हैं। अभी आपको ये क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल कितना मिलेगा? 90 मिनट, यानी 90 मिनट, या इसको बोल सकते हैं 1.5 डेढ़ घंटा। ठीक है, इसमें आपको कितना मिलेगा टाइमिंग? 1.5 घंटा या 90 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। और इसमें आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग, इसको बोलते हैं नकारात्मक अंकन। हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक अंकन। यानी इसकी वजह से बहुत सारे लोग अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो फेल हो जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 1। अब हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करेंगे ना, क्योंकि जब तक कि हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बचे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3। ग्रेड हम 3 की बात कर लें तो आप देख लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपका मैथमेटिक्स, यानी अंक गणित है, अंक गणित के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 25। बहुत बड़ा नंबर है, 25 क्वेश्चंस है। यानी 25 मार्क है, एक प्रश्न 1 अंक का, तो 25 प्रश्न 25 मार्क का। इसी तरीके से रीजनिंग,
25 क्वेश्चन रीजनिंग का भी रहेगा, 25 मार्क है, ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक, 25 50 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद आपका है जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान। ये है 40 क्वेश्चन है, यानी कि 40 मार्क आपको इसमें मिलेंगे। और बहुत बड़ा नंबर है, जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है उसको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा। अब हम जनरल अवेयरनेस की बात कर लें। जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चंस आने वाला है आपका, तो इस पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो 10 मार्क ये मिला लिया, तो ये हमारे इसी तरीके से हो जाते हैं 100 प्रश्न। 100 प्रश्न यानी 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये हो जाते हैं 100 मार्क है। 100 मार्क हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क है। और आपको इसके लिए 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि निगेटिव मार्किंग आपके जो है एग्ज़ाम का जो है पूरा का पूरा सिस्टम ही आपके बदल देगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा तुक्का मारने की कोशिश करी, गलती करी, तो आप जो है निगेटिव मार्किंग के चक्कर में उस एग्ज़ाम में मेरिट में आने में चूक जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं मारना है। तो ये हमारा एक वीडियो था जो कि CBT 1 पे है, कि CBT 1 में आपके कौन कौन से पेपर आने वाले हैं और ये इसमें क्या पेपर क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ITI या 12th बेस वालों का है, 12th PCM वालों का सिर्फ पोस्ट है, लेकिन इसमें टेक्निकल पोर्शन पूछा नहीं जाएगा। इन्होंने पूरा का पूरा आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग यही में से ही सवाल आने वाले हैं। तो ये CBT 1 पे था, सॉरी CBT पे था, क्योंकि एक ही CBT होने वाला है, इसी बेस पे आपकी नौकरी लग जाएगी। अगले वीडियो में मैं CBT क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बात करूंगा कि टेक्नीशियन का जब एग्ज़ाम आप CBT 1 पास कर लेते हैं, सॉरी CBT पास कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें CBT 1 CBT 2 याद आता है, इसलिए हम हमेशा CBT 1 बोल देते हैं। तो उसमें एक ही CBT होने वाला है, और उस CBT को जब आप पास कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस पे बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस क्या है और इस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे नौकरी लगने के लिए लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो लोग सेटिस्फाई हो जाए। और इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ही बात करूँगा। तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें आप अपने फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ये देख लीजिए। तो आपके पास 6 फोटोग्राफ जैसा फॉर्म भरते समय लगाया था वो आपके पास होने चाहिए। यानी कि जो आप अभी फॉर्म टेक्नीशियन का भरे हैं, उस टेक्नीशियन में आपने एक फ़ोटो अपलोड किया था, उस फोटो के 12 कापी आपने बना के रखे हुए हैं, और उसमें से आपको एटलीस्ट जो भी कापी बचता है मिनिमम आपके पास 6 होने चाहिए। बाकी आप चाहे जितने भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 फोटो जैसा फॉर्म भरते समय लगाया था वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट, आपको कॉल लेटर सभी परीक्षा के, चाहे आपने कोई भी परीक्षा दिया, चाहे CBT दिया है, और CBT ही दिया है क्योंकि इसके बाद आपका तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, तो आपको जो CBT के एग्ज़ाम के जो कॉल लेटर है उसको संभाल के रखना है, उसको भी अपने साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होगा।
तो ई कॉल लेटर सभी परीक्षा के सभी चरणों की मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आपको जो पहचान पत्र है, तो आपका पहचान पत्र में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट जो हम विदेश जाने के लिए बनवाते हैं वो भी हमारा एक पहचान पत्र है। पासपोर्ट इत्यादि में से कोई एक होना चाहिए। ये सारे के सारे जरूरी नहीं है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, तो हम बता दें कि निवास प्रमाण पत्र जरूरी वहाँ पे होता नहीं है। सिर्फ आपको इनमें से किसी एक पासपोर्ट जो है या फिर पैन कार्ड, वोटर कार्ड की ज़रूरत होती है, उनमें से कोई एक आपको लेके जाना है। मेन रूप से आपको आधार कार्ड ही आपके पहचान पत्र के रूप में काम आ जाएगा। अब आते हैं अगला, तो आपको 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है, और इसमें जो है आपकी जो जन्म तिथि है, पिताजी का नाम और माताजी का नाम क्लियर होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट के साथ में आपको जो भी सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ, इनकी जो है 3-3 फोटो कापी यानी फोटो स्टेट या जेरोक्स बोलते हैं, इसको आपको अपने साथ में रखना है। और ये 10वीं के साथ साथ आपने अगर हायर क्वालिफिकेशंस किया है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपने बीएससी किया हुआ है, तो बीएससी का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी कॉलेज से आपके मिला हुआ है वो आपके पास होने चाहिए जेरोक्स कॉपी के साथ में। ओरिजिनल, यहाँ पे मैं एक ओरिजिनल लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लगेंगे। ओरिजिनल के साथ साथ आपके फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होता है। तो ये हो गया हमारा मार्कशीट। 10वीं के साथ साथ आपने आगे के जो भी हायर एजुकेशन किया हुआ है तो वो आपको लेके जाना होगा। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है आईटीआई या फिर टेक्निकल योग्यता की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट है। तो आपने अगर आईटीआई किया है तो आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है सिर्फ और सिर्फ एनसीबीटी का होगा या फिर एससीबीटी का होगा तो ही लेके जाना है, वही मान्य है, बाकी मान्य नहीं है। आप अगर लेके भी जाएंगे तो आपका जो योग्यता है, जो कैंडिडेचर बोलते हैं उसको, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी में नहीं लिया जाएगा। तो आईटीआई या फिर टेक्निकल योग्यता, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है और चाहे आपने डिग्री किया हुआ है, उसकी जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए है? अगर आपने क्लेम किया हुआ है कि आप एससी या एसटी या ओबीसी में आते हैं और जिसकी वजह से आपने उसका फ़ायदा लेकर के रिजर्वेशन लेके आपने रेलवे में ज्वाइन किया है, तो उस सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मैं एससी में आता हूँ या ओबीसी में आता हूँ लेकिन मैंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं और मैं अनरिजर्व में क्वालिफाई कर रहा हूँ या करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व में क्वालिफाई करते हैं और आपने जो फॉर्म भरते समय एससी एसटी या ओबीसी नहीं लिखा है, सिर्फ अनरिजर्व में क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने उसमें लिखा है कि एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपना लेके जाना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ, अगर कि आपने अगर स्टेट लेवल वाले फॉर्म से फॉर्म भर दिया है अगर, तो आपको एक और बनवा लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दोनों लेके चले जाना, इस एक स्टेट वाला लेके चले जाना और उसके साथ में वो सेंट्रल वाला भी मांगेंगे, तो सेंट्रल वाला भी आप अपने साथ में लेके चले जाना। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेके जाना। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आरक्षण का फ़ायदा लेकर के इस एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ईबीसी सर्टिफिकेट, कुछ लोगों ने ईबीसी यानी कि जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का फॉर्म भर के फीस में छूट लिया हुआ है, तो
तो उस ईबीसी का भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली विथ डिसेबल्ड, यानी जो लोग विकलांग हैं वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और उसके साथ में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। अगर आप किसी अल्पसंख्यक में आते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर बौद्ध या फिर जैन जो भी है, तो उसमें माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको आपको लेके जाना है। इसके साथ में आप एनओसी, यानी अगर प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हो, चाहे रेलवे में काम कर रहे हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, या कहीं काम कर रहे हो जहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है कि मैं ऑलरेडी कहीं काम कर रहा हूँ, तो अगर आप उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगली जो संस्था है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप जो है टेक्नीशियन बनने जा रहे हो, तो उसके लिए वो लोग एक एनओसी जारी करते हैं, उस एनओसी को आपको लेके जाना है। और जिन्होंने एक्स सर्विसमैन का जो है ये क्या बोलते हैं फॉर्म भरा है एक सर्विसमैन से, तो उन्होंने टेक्नीशियन ज्वाइन करने से पहले आपको इस एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई फ़ायदा लिया हुआ है रेलवे से, जैसे एज रिलैक्सेशन में कभी कभी हमारा जो फीमेल जो है कैंडिडेट है उनको 35 इयर्स तक जो है उनको एज में छूट मिलती है, ठीक है। जो लोग डाइवोर्स वुमन है, जो लोग अकेले रह रही हैं, उनके पास अगर कोर्ट का लीगल जो है पेपर है तो उनको एज में छूट मिलता है। तो वहाँ पे आपको कोर्ट का, अगर आपने इस तरीके से फ़ायदा लिया हुआ है तो वो एज में छूट लिया हुआ है, तो आपको उस सर्टिफिकेट को, कोर्ट वाला सर्टिफिकेट आपको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट पर एक वीडियो था जो कि आपको CBT 1 पास करने के बाद आपको डिवीज़न में जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ पे आपको इसको ले जाके सबमिट कर देना होगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है। आप लोग जो है मेरे साथ में बने रहिए। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, बाय बाय। वीडियो में मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के मेडिकल एग्जामिनेशन पे बात करूंगा। तो यानी कि जब आप अपना CBT पास कर जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, तो वो रेलवे आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे के ही हॉस्पिटल में भेज देती है, ये जानने के लिए कि आपके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। अगर आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं बैठते हैं तो आपको रेलवे का जॉब नहीं मिलेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय क्लियर रेलवे बोलती है कि आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी कि A3, B1, B2, टेक्नीशियन के लिए यही 3 ही मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि आपको होना चाहिए अपने पोस्ट के अनुसार। आप अपना नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन में जस्ट सामने आपको उस मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है आपकी पोस्ट का वो क्लियर वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इस मेडिकल एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं कि आपको किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा मेडिकल एग्ज़ाम में। हमें शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि ऊपर हमारा जो बॉडी है, सर से लेकर पाँव तक क्या क्या चेक किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। अब बाद में बात करेंगे कि आपकी जो आई टेस्ट है उसमें आपको क्या क्या टेस्ट करना होगा। ये जो जांच है ये शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं इंसान, उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम को ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपको अगर मेडिकल आपका A3 है तो भी आपको करवाया जाएगा, B1 है तो भी करवाया जाएगा, B2 है तो भी आपको इस जो है शारीरिक परीक्षण से गुजरना होगा। अब वो क्या होगा, पहला है खून और आपके जो यूरिन है, जो आपकी पेशाब है, उसकी जांच की जाएगी। तो खून में क्या जांच किया जाता है, आप देख लीजिए कि जो आपके जो ब्लड में जो शुगर है, यानी जो डायबिटीज़ है, पेंक्रियास हमारा कैसे काम कर रहा है उसकी जांच की जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर की समस्या है तो उस
उससे आपको फिर रेलवे के लिए आप उस फिट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट होगा वो ब्लड में आपके जो खून की जो है डायबिटीज़ क्या है, क्या लेवल है, उसकी जांच की जाएगी। और ये हमारा जो पेशाब है जिसको हम यूरिन जो है तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारा जो ऑर्गन्स है, हमारी जो बॉडी है, हमारे पेट के मेटाबॉलिज्म में क्या क्या गड़बड़ी है, हमारा लीवर काम कर रहा है सही से कि नहीं, हमारी किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं, हमारा जो खून है वो साफ हो रहा है कि नहीं, जो दोनों किडनियाँ अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अगर हमारी जो पेशाब है उसको टेस्ट करने से पता चल जाती है। तो ये आपको खून और पेशाब की जांच की जाएगी। नाश्ता करने से पहले लिया जाएगा सैंपल, और नाश्ता करने के बाद भी आपका जो सैंपल है वो लिया जाएगा, उसके टेस्ट किए जाएंगे। ये हो गया खून और पेशाब। नेक्स्ट है हमारा जो है छाती यानी चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, और इससे पता चलेगा कि आपके जो है कोई टीबी की बीमारी तो नहीं है, आपके कोई फेफड़े में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब की जो है आपकी जो जांच है इसी चेस्ट के एक्सरे से पता चल जाता है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। अगर कोई बीमारी रहा तो आपको उस रेलवे के जॉब से वंचित कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है ईसीजी से दिल की जांच की जाएगी। आप कोई हार्ट के पेशेंट है क्या, मतलब उसके जो मरीज हैं, तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप उस जो जॉब है, बहुत सारे ऐसे जॉब है जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना है हमें लोकोमोटिव शेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपके जो जांच है हार्ट के पेशेंट की वो करवाया जाएगा ईसीजी के द्वारा। हमारा जो हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है उससे पता चल जाता है। तो ये हो गया। ये है नेक्स्ट हमारा हाइड्रोसील और हार्निया की जांच की जाती है। आपके जो है गुप्त अंग जिसको हम प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो हम लड़कों के ही जांच किए जाते हैं। आपके जो है प्राइवेट पार्ट्स को डॉक्टर अंडरवियर उतार के हाथ लगा के चेक करेंगे कि कहीं आपको ये हाइड्रोसील तो नहीं है, आपको हार्निया तो नहीं है, आपको पाइल्स तो नहीं है। अगर आपको इन सब की समस्या है तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, और ये जो छूट है ये ऑपरेशन करवाने के बाद आपको फिर से रेलवे में ले लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो हाइड्रोसील है अगर बहुत बड़ा साइज में है तो उसको ये डॉक्टर बोलेंगे कि इसका ऑपरेशन करके आओ। यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको छूट मिल जाता है, जहाँ पे आपका जो ईसीजी है यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन कर रहा है, आपका जो बीपी है, ये बीपी का जो जांच किया जाएगा ये 120 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए। अगर थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं वहाँ पे छूट मिल जाता है, क्योंकि जब हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और या इस तरीके से एग्ज़ाम जब हो रहा है जहाँ हम खुद डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे कुछ न कुछ हमारा जो है यहाँ पे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम उसमें आ पाते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे जो है मनो जो है दिमाग को थोड़ा सा टेंशन में डालती है, जिसकी वजह से यहाँ वेरिएशन होता है। तो थोड़े बहुत वेरिएशन यहाँ भी चलेगा, थोड़े बहुत वेरिएशन यहाँ भी चलेगा। जब हम डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं वहाँ भी थोड़े बहुत वेरिएशन चलेगा। बहुत हाई बीपी या बहुत ज़्यादा हाई शुगर डायबिटीज़ आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा जो शारीरिक जांच, इससे जो है पता चल जाता है कि आप जो है शारीरिक रूप से फिट है या नहीं है, ठीक है। और ये हम आते हैं इनका जो है आई टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हो गया हमारा शारीरिक रूप से जांच, और ये हो गया आई टेस्ट। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 की मैं बात करता हूँ। तो A3 की बात करूँ तो आपका जो दूरदृष्टि है, यानी कि दूर वाला डिस्टेंस आपका जो है 6/9
चश्मे के साथ है या फिर बिना चश्मे के, यानी आपको गॉगल अलाउ है। अगर आपने चश्मे के साथ में भी आपका 6/9 रहा तो आप एक्सेप्टेबल है, आपका जॉब दे दिया जाएगा। अगर आपका 6/9 है कि नहीं है, आप अपने नज़दीकी जो है आई स्पेशलिस्ट से 100 रुपये फ़ीस देके, जो भी उनका फ़ीस होगा वो फ़ीस दे करके आप टेस्ट करा सकते हो कि मेरा 6/9 है कि नहीं है, चश्मे के साथ में। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को ये एलिजिबल होते हैं। निकट दृष्टि में आपका 0.6 चश्मे के साथ है या फिर जो है बिना चश्मे के भी आप निकट दृष्टि, ये स्टैंडर्ड है। कलर विजन, नाइट विजन का टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। कलर विजन और आपके आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए और आपका नाइट में भी आपको दिखने चाहिए। ये टेस्ट आपको A3 में किया जाएगा। और A3 में एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल है कि आपको लेसिक सर्जरी, अगर आपने आँखों में दिखाई नहीं दे रहा था, आपने उसके लिए कोई ऑपरेशन करवा के रखा है, लेसिक सर्जरी करके रखा है, तो वो A3 मेडिकल के लिए फिट नहीं है, ठीक। तो ये हो गया हमारा A3 मेडिकल। अब हम बात करते हैं B1 मेडिकल, ठीक है। तो B1 मेडिकल भी सेम A3 जैसा है, लेकिन लेसिक सर्जरी इसमें अलाउ है। क्या है इसमें? लेसिक सर्जरी यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन B1 में लेसिक सर्जरी अलाउ है और मेडिकल जो है A3 जैसा ही है। अब आते हैं B2 मेडिकल पे। तो ये मेडिकल में आपका जो विज़न है वो 6/9 या 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ में, यानी कि आपका जो 6/12 भी रहेगा तो भी चलेगा, 6/9 रहा तो भी चलेगा, चश्मा है तो भी चलेगा, चश्मा नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें कलर विजन टेस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है। कौन सा? B2 में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। और इसके बाद इसमें लेसिक सर्जरी भी अलाउ है, यानी अगर आपने आंखों में ऑपरेशन करवा के रखा है तो भी आप इसमें B2 के लिए एलिजिबल है। तो आप चाहे मेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप A3 का दे रहे हो, चाहे B1 चाहे B2 का, तो आपको ये ऊपर के तो कॉमन है, ऊपर के जो शारीरिक टेस्ट है वो तो कॉमन है, उसके अलावा आपको अपने अनुसार आई टेस्ट से गुजरना होगा, जो कि इजी है। मुझे लगता है कि लगभग सारे लोग पास कर ले जाते हैं जब तक कि बहुत कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि ये जो टेस्ट है आई टेस्ट, ये ALP के एग्ज़ाम से तो बहुत इजी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ALP का जो एग्ज़ाम है मेडिकल एग्ज़ाम, उसका बहुत हार्ड आई टेस्ट होता है, बाकी सारे लोगों का इजी होता है। तो ये था हमारा एक मेडिकल एग्जामिनेशन पर वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।